स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लोटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले बात करें हम लोग फ्लोटेशन एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हेडिंग है मेरा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्सटेंस। तो ये सब्सटेंस बेसिकली तीन कैटेगरी का हम लोगों को दिख जाता है, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। जैसा कि आप जानते होंगे सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स्ड होता है, साइज फिक्स्ड होता है। लेकिन लिक्विड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, न तो शेप फिक्स्ड है न ही साइज फिक्स्ड है। फिर इसके बाद थर्ड कैटेगरी गैस है। बच्चों गैस का न तो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, न ही इसका साइज फिक्स्ड होता है, न ही इसका शेप फिक्स्ड होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें बच्चों फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड क्या होता है? तो फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्लो कर सकता है और उसके पास कोई ऐसी टेंडेंसी नहीं होती है ताकि किसी तरह के अपने शेप में चेंजेस को अपोज कर सके। ठीक है। तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो एंड डू नॉट पोजेस द टेंडेंसी टू रेसिस्ट द एनी चेंज इन देयर शेप। उसके शेप में अगर कोई चेंज होता है तो उसके पास ये एबिलिटी नहीं होता जो शेप चेंज को अपोज कर सके। तो ऐसे सब्सटेंस को फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड के कैटेगरी में बच्चों दो एग्जांपल आप ले सकते हैं, एयर कह सकते हैं या किसी टाइप का लिक्विड कह सकते हैं। दोनों को हम लोग फ्लूइड की कैटेगरी में डालते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग थ्रस्ट। तो बच्चों थ्रस्ट जो है यह एक तरह का फोर्स है, लेकिन कैसा फोर्स है? जब किसी सरफेस पे कोई फोर्स नॉर्मली एक्ट होता है, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन ए सरफेस नॉर्मली देन दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट। तो थ्रस्ट एक तरह का फोर्स है जो किसी भी सरफेस पे नॉर्मली एक्ट करता है। ठीक है, समझ गए हम लोग। तो फोर्स और थ्रस्ट में कोई डिफरेंस नहीं समझना है। थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स है जो किसी सरफेस पे नॉर्मली एक्ट करता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं पूछूं आपसे थ्रस्ट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो थ्रस्ट का ऐसा यूनिट वही होगा जो प्रेशर का, जो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इसलिए थ्रस्ट का भी ऐसा यूनिट होगा न्यूटन। ठीक है। थ्रस्ट के बारे में मैं पूछूं आपसे ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो बिकॉज ये फोर्स है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होगा। बच्चों थ्रस्ट का एक और यूनिट है जो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, जिसको ग्रेविटेशनल यूनिट कहते हैं। और ग्रेविटेशनल यूनिट को केजीएफ लिखते हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल यूनिट को केजीएफ लिखते हैं। यहाँ पे एफ का मतलब एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। जी का वैल्यू 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 1 kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन हो जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जिसे याद रखना है हम लोगों को। क्या? 1 kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन। अब एक एग्जाम्पल की बात करें थ्रस्ट को, अगर देखें मान लिए किसी बॉडी को किसी सरफेस पे डालते हैं। यह एक बॉडी है जिसको सरफेस पे मैंने डाल दिया। तो यहां से बच्चों आप देखेंगे जो इस बॉडी के द्वारा वेट नीचे की ओर काम करता है, इस बॉडी के द्वारा वेट नीचे काम करता है। वेट क्या होता है? तो फोर्स बाय व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स एनीबॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ किसी बॉडी पे जो फोर्स लगाती है उस फोर्स को हम लोग कहते हैं वेट। तो ये वेट होगा बच्चों किसके बराबर? तो मास इंटू एक्सेलरेशन mg के बराबर। तो जब वेट नीचे लगता है तो ये सरफेस भी ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है जिसे कहा जाता है नॉर्मल फोर्स। और वैसा फोर्स जो किसी सरफेस पे नॉर्मली लग रहा हो तो उसे थ्रस्ट कहते हैं। यानी कि थ्रस्ट का मतलब आप कहेंगे नॉर्मल फोर्स। और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की बात करें तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है? वेट के बराबर है। इट मीन्स यहाँ जो एग्जाम्पल है इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ सकते हैं थ्रस्ट का अमाउंट क्या है। तो थ्रस्ट का अमाउंट mg, इट मीन्स वेट के बराबर है। फिर हम लोग बात करें बच्चों प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? तो किसी सरफेस के यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसे कहा जाता है प्रेशर। मान लेते हैं किसी सरफेस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया गया और उस बॉडी का सरफेस एरिया है 10 मीटर स्क्वायर। समझिएगा फिर से मैं कह रहा हूं किसी बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया गया
और उस बॉडी का सरफेस एरिया है 10 मीटर स्क्वायर। तो उसके बाद प्रेशर अगर हम लोग निकालते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लगेगा, तो 10 मीटर स्क्वायर पे 10 न्यूटन लग रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे 1 न्यूटन लगेगा। तो यहाँ पे प्रेशर का अमाउंट हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे जितना फोर्स लगता है उसी को प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने मान लिया लेट थ्रस्ट और नॉर्मल फोर्स इक्वल टू एन, और सरफेस एरिया बॉडी का मैंने कंसीडर कर लिया ए। तो प्रेशर इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, प्रेशर इक्वल टू लिखा जा सकता है नॉर्मल फोर्स इनटू एरिया, नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब बात करें बच्चों यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है, प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है जिसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। एक्चुअली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होना चाहिए क्योंकि P इक्वल टू होता क्या है, P इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है, यानी कि फोर्स के लिए न्यूटन और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन पास्कल का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा था प्रेशर के रिगार्डिंग, इसलिए उनके ऑनर में इसका यूनिट पास्कल रख दिया गया। तो 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लोग समझे। ठीक है, फिर हम लोग कॉमन यूनिट की बात करते हैं। एटमॉस्फेरिक, जैसा कि आप जानते हैं एटमॉस्फेयर भी प्रेशर एग्जर्ट करती है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर हम लोग बच्चों अदर यूनिट की, अच्छा अदर यूनिट से पहले हम लोग बात करें 1 एटीएम इक्वल टू होता क्या है, डाटा ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है, या 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। अदर यूनिट्स की बात करें तो कहीं कहीं आपको मरकरी के हाइट के फॉर्म में प्रेशर मिल जाता है, कहीं कहीं आपको बार के फॉर्म में प्रेशर मिल जाता है। तो कन्वर्जन के लिए आपको याद रखना है 1 एटीएम इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है, और इसी को लिखा जा सकता है 1 एटीएम इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg भी लिखा जा सकता है। 1 एटीएम इक्वल टू बच्चों कितना बार होता है, तो 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 बार होता है। 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 बार होता है। और 1 बार इक्वल टू कितना पास्कल होता है, ये बच्चों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, याद रखना। 1 बार इक्वल टू कितना पास्कल होता है, तो 1 बार इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, अब हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेशर। प्रेशर को कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, तो चूंकि बच्चों फोर्स, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया लिखते हैं, इसका मतलब है प्रेशर का जो वैल्यू होगा फोर्स पे डिपेंड करता होगा और एरिया पे डिपेंड करता होगा। तो प्रेशर जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए, अगर फोर्स को बढ़ाया जाए तो प्रेशर उसका ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, या फोर्स को कम किया जाए तो प्रेशर उसका कम हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और एरिया की बात करें तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू एफ बाई ए है, यानी कि एरिया जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर का एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर का वैल्यू कम हो जाएगा, एरिया आप कम करेंगे तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसलिए आप कहेंगे प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ पे एक बच्चों क्वेश्चन है आपके लिए, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर नॉर्मली, नॉर्मली लग रहा है इसका मतलब थ्रस्ट भी आप लिख सकते हैं। व्हाट आर द थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट क्या है और प्रेशर क्या है। तो बच्चों थ्रस्ट की बात करें तो थ्रस्ट क्या होता है, तो वो फोर्स जो किसी सरफेस पे नॉर्मली एक्ट कर रहा हो। तो मुझे दिख रहा है फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है, और कितने एरिया पे लग रहा है, तो सरफेस एरिया ए इक्वल टू, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर
लेकिन बच्चों यहाँ से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया तो होता है, लेकिन ये दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसको मीटर स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों मैं लिख दूं कहीं पे, आप देख लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये कन्वर्जन आप याद करके रखेंगे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/10,000, ये तो 1000 है, 1/10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर कन्वर्ट किया जाए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 1/10,000 इंटू 10 होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/1000 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स का वैल्यू, प्रेशर का वैल्यू निकालेंगे। प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। तो फोर्स का वैल्यू कितना है बच्चों, फोर्स का वैल्यू यहाँ पे 100 न्यूटन है, डिवाइडेड बाय एरिया का वैल्यू कितना है, तो अभी मैंने निकाला, एरिया इक्वल टू 1/1000 है। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों 1 लाख हो जाएगा, ये 1 लाख पास्कल, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप प्रेशर निकाले बच्चों, तो एक चीज ध्यान रखना है, फोर्स का और एरिया का दोनों या तो सीजीएस यूनिट में होना चाहिए या दोनों एसआई यूनिट में ही होना चाहिए। कोशिश करना है जनरली एसआई यूनिट में ही इसको लिखें। तो जनरली फोर्स तो एसआई यूनिट में दे दिया जाता है आपको न्यूटन में, एरिया आपको दे दिया जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर में हो तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, फिर फॉर्मूला लगाना है, फिर अपना वैल्यू निकालना है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। हम लोगों के डेली लाइफ में प्रेशर का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। पहली बात करें बच्चों, रेलवे ट्रैक के ऊपर आप देखेंगे उस ट्रैक के नीचे या तो वुडन प्लैंक रखा होता है या सीमेंट के प्लैंक रखा होता है या आयरन का मटेरियल, लंबा लंबा आयरन ब्लॉक होता है। तो एक्चुअली ये नीचे रखा होता है एज अ स्लीपर कहते हैं उसको, एज अ स्लीपर, क्योंकि उसके सरफेस एरिया को बढ़ाया जाए। सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर का वैल्यू कम होगा और गाड़ी आसानी से उसके ऊपर से गुजर पाएगी। दूसरी बात करें ट्रैक्टर, आप देखेंगे बच्चों ट्रैक्टर का जो टायर होता है, व्हील होता है, वो काफ़ी ब्रॉड होता है, क्योंकि ट्रैक्टर को आप जानते हैं चलना कहाँ है, उसको चलना है किसी खेतों में, किसी फील्ड में जहाँ पे सॉइल काफ़ी लूज होता है। अगर एरिया कम होता तो प्रेशर हो जाता ज़्यादा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर ट्रैक्टर वहीं पे फंस जाएगा। इसलिए प्रेशर को कम करने के लिए उसके टायर को, एरिया को बढ़ाया जाता है, जिसके कारण आसानी से लूज सॉइल के अंदर ट्रैक्टर चल पाता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बड़े बड़े ट्रक में आप देखेंगे बच्चों दो व्हील के जगह पे 4 लगा होता है एक साथ। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे जो 4 व्हील होने का क्या रीजन है। तो अगर 2 होगा तो एरिया कम होगा और 4 होगा तो उस पर एरिया ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा एरिया होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा और प्रेशर कम होने पे आसानी से गाड़ी चल पाएगी रोड पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें बच्चों, आप देखेंगे आपके स्कूल बैग में, स्कूल बैग के एक स्ट्रैप होता है टांगने के लिए, वो हमेशा ब्रॉडर होता है। तो ब्रॉडर बनाने का उद्देश्य होता है एरिया को बढ़ाना, ताकि एरिया ज़्यादा होगा तो उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और जो हमारे बुक्स का लोड है वो लोड को आसानी से हम लोग कैरी कर पाएंगे। और शार्प नाइफ बच्चों, एक शार्प नाइफ जो होता है आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को कट कर पाता है। शार्प नाइफ आसानी से किसी चीज़ों को कट कर पाता है, लेकिन ब्लंट नाइफ नहीं। रीजन क्या है, तो शार्प नाइफ का जो एज का एरिया होता है वो काफ़ी कम होता है और एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होता है और आसानी से चीज़ों को काट पाता है। लेकिन अगर ब्लंट नाइफ हो तो उसका एज का सरफेस एरिया होता है ज़्यादा और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर हो जाएगा कम, इसलिए वो चीज़ों को आसानी से नहीं काट पाता है। नेक्स्ट बच्चों बात करें नेल।
टिप ऑफ द नीडल, टिप ऑफ द नीडल। या नेल की बात करें तो आप देखेंगे उसका जो एंड होता है पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड होने से क्या डिफरेंस आएगा, तो पॉइंटेड एंड होने से एरिया हो जाता है उसका कम, और जब कभी भी एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा, आसानी से उसको हम लोग दीवार के अंदर फिक्स कर पाते हैं। या निडल की बात करें, इंजेक्शन जो लगाया जाता है लोगों को बीमार होने पे, तो वो निडल का जो पॉइंटेड एंड होता है वो काफ़ी शार्प होता है, तो उसका एक्चुअली एरिया कम किया जाता है। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा भी हम लोग फोर्स लगाते हैं तो आराम से बॉडी के अंदर वो इंसर्ट हो जाता है और मेडिसिन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर पाते हैं, और पेशेंट को थोड़ा सा कम तकलीफ होती है। तकलीफ तो होती है लेकिन थोड़ा सा कम, ठीक है। तो जैसे बच्चों देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हो गया आपका स्लीपर, ये है ना, ये रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक के नीचे स्लीपर रखा हुआ है। स्लीपर रखने से क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका प्रेशर का वैल्यू कम हो जाएगा। बच्चों आप देख सकते हैं आपके बैग में ये स्ट्रैप होता है, काफ़ी ब्रॉड होता है। ब्रॉड होने से क्या फ़ायदा है, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, आसानी से इसको कैरी कर पाएंगे। फिर आप देखें एक बच्चों एक एग्जाम्पल ये भी है, शिप को डिजर्ट का जहाज कहा जाता है, मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। रीजन क्या है, तो इसका जो फिट है ये काफ़ी ब्रॉड होता है और पैडेड होता है। तो ब्रॉड होने की वजह से जब ये सैंड पे चलता है, बालू के ऊपर चलता है, तो इसका पैर अंदर की ओर धंसता नहीं। रीजन क्या है, ब्रॉड होने से सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, तो आसानी से वो सैंड के ऊपर चल पाता है। कई बार बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो किसी सैंड वाले जगह पे, बालू वाले जगह पे एक हील वाला चप्पल पहना दिया जाए, एक फ्लैट सोल वाला चप्पल पहना दिया जाए, किसको उस सैंड वाले जगह से चलने में आसानी होगी, तो जो प्लेन सोल वाला चप्पल होगा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, प्रेशर कम लगेगा, आसानी से उसके ऊपर से चल पाएगा। लेकिन हील वाला चप्पल का सरफेस एरिया कम होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा और वहीं पे वो धंस जाएगा, इसलिए चलना आसान नहीं होगा। ये नेल का एग्जांपल आप देख सकते हैं बच्चों, नेल का जो एंड है आप देख सकते हैं ये पॉइंटेड है। पॉइंटेड होने से क्या होगा, एरिया कम हुआ, एरिया कम हुआ तो प्रेशर इसका ज़्यादा हो जाएगा, तो आसानी से इसको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग इंसर्ट कर पाते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगा करके आसानी से इंसर्ट कर पाते हैं। लिक्विड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर क्या है, तो बच्चों किसी लिक्विड के अंदर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होता है वो कंटिन्यूअसली मोशन में होता है, और मोशन में होने की वजह से प्रत्येक सेकेंड में वो कंटेनर के वॉल को हिट कर रहा होता है। तो हिट करने के बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता होगा, तो कलेक्टिव इफेक्ट जो देखें हम लोग, किसी कंटेनर के वॉल पे पर यूनिट एरिया जितना मूविंग पार्टिकल्स फोर्स लगाता है उसे लिक्विड प्रेशर कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, लिक्विड प्रेशर का क्या मतलब है, फोर्स अप्लाइड बाय द मूविंग पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। किसी कंटेनर के वॉल पे यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगाया जाता है मूविंग वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल्स के कारण, उसे हम लोग कहते हैं लिक्विड प्रेशर। एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक बोतल लिया है, इस बोतल का डेप्थ समथिंग है और एक यहाँ पे होल किया गया, तो आप देख रहे हैं लिक्विड बिल्कुल नजदीक गिर रहा है, दूसरा थोड़ा दूर जाके गिरता है, तीसरा थोड़ा दूर जाके, और सबसे नीचे जो है होल किया हुआ ये लिक्विड काफी दूर जाके गिरता है। रीजन क्या है, तो लिक्विड के अंदर जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा। आप देख रहे हैं इस वाले पॉइंट पे ज्यादा डेप्थ नहीं है, हाइट थोड़ा सा है, तो कम प्रेशर के कारण नजदीक ही लिक्विड गिर रहा है। लेकिन बॉटम में चले जाए तो ये लिक्विड का कॉलम बहुत बड़ा हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगता है और होल करने के बाद लिक्विड काफ़ी दूर जा करके गिरता है। और एक और चीज़ बच्चों, अगर किसी सेम हाइट पे, अगर इधर तो होल है ही, इधर भी होल अगर बना दूं, तो बच्चों जितना डिस्टेंस इधर ट्रेवल कर रहा है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल करेगा। यानी कि किसी लिक्विड के अंदर सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में सेम प्रेशर लगता है, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में सेम प्रेशर, जितना प्रेशर इस वॉल पे होगा उतना ही प्रेशर इस वॉल पे होगा। लेकिन जितना ज़्यादा डेप्थ होगा उतना ही ज़्यादा
प्रेशर लगेगा। जितना कम डेप्थ होगा उतना ही कम प्रेशर लगेगा। लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर, लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। किसी कंटेनर के अंदर या किसी वाटर बॉडीज के अंदर किसी सर्टेन डेप्थ पे चारों ओर प्रेशर का वैल्यू इक्वल होता है। किसी लिक्विड के अंदर या वाटर बॉडीज के अंदर किसी खास पॉइंट पे चारों ओर प्रेशर का वैल्यू इक्वली लगता है। और अगर एक पार्टिकुलर पॉइंट की बात करें, अलग अलग लिक्विड में एक पार्टिकुलर पॉइंट का जो प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पॉइंट, ये ले लूँ मैं, तो यहाँ पे प्रेशर के कारण आप देख रहे हैं लिक्विड यहाँ पे गिर रहा है। लेकिन एक बार वाटर ले लिया जाए और एक बार इसमें हनी ले लिया जाए तो दोनों केस में अलग अलग प्रेशर लगेगा। सेम डेप्थ पे अलग अलग लिक्विड के कारण अलग अलग प्रेशर का वैल्यू हो सकता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करें बच्चों, प्रेशर एट द सेम डेप्थ विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड। प्रेशर एट ए पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रेशर विल बी सेम एट ऑल पॉइंट लाइंग इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी जगह पे प्रेशर का वैल्यू इक्वल होता है चारों डायरेक्शन में। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो आप देखेंगे बच्चों, जो सी डाइवर होता है उसको स्पेशल सूट पहना करके अंदर भेजा जाता है। रीजन है, जैसे ही वाटर कॉलम बढ़ेगा उसके बॉडी के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। मे भी हो सकता है वो प्रेशर उसका बॉडी सस्टेन न कर पाए और उसका डेथ हो जाए, इसलिए किसी भी डाइवर को स्पेशल सूट पहना करके भेजा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे बच्चों, वॉल ऑफ डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम। कोई अगर डैम बनाते हैं पानी को रोकने के लिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए, तो उस डैम का बॉटम जो होता है काफ़ी ब्रॉड होता है। तो ब्रॉड होने से क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर यहाँ पे ब्रॉड सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर का वैल्यू कम होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाटर कॉलम हो गया, इधर वाटर जमा है और ये डैम है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ का जो प्रेशर होगा, यहाँ लिक्विड कॉलम के कारण यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए डैम का जो बेस है वो ब्रॉड बनाया जाता है। और जैसे जैसे ऊपर आते हैं वैसे वैसे इसका डेप्थ कम होगा, डेप्थ कम होगा, कम प्रेशर लगेगा। तो ऊपर अगर पतला है फिर भी वो चलेगा। तो किसी डैम का बेस थीकर किस लिए बनाया जाता है? बिकॉज डैम के बेस के पास प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। उस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए डैम का बेस ब्रॉड बनाया जाता है। फिर बच्चों बात करें प्रेशर इनसाइड द लिक्विड। किसी लिक्विड के अंदर प्रेशर अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मान लिया जाए एक कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर में कोई लिक्विड है और इस लिक्विड का डेंसिटी मैं मान लेता हूँ D है। इस लिक्विड का डेंसिटी मैं मान लेता हूँ D है और इस कंटेनर का हाइट मैं ले लेता हूँ H है। इस कंटेनर का हाइट H है और इस कंटेनर का बेस का एरिया, इस कंटेनर का बेस का एरिया मैं ले लेता हूँ A है। तो बच्चों किसी भी कंटेनर का, सिलेंड्रिकल कंटेनर या किसी भी कंटेनर का बेस का एरिया और उसके हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वॉल्यूम मुझे मिल जाता है। तो वॉल्यूम अगर निकालें तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A इंटू एच। A इंटू एच का क्या मतलब हुआ? एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, और एरिया और हाइट के प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। अब मुझे मास निकालना है, वॉल्यूम तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, मास निकालना है। तो मास के लिए कैसे निकालेंगे बच्चों? मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो ये है ही और डेंसिटी लिक्विड का मैं ले ही चुका हूँ D, इसलिए मास हो गया AHD। मास कितना हो गया? AHD। अब मैं बात करूं फोर्स कितना लगाऊं इस पॉइंट पे। अगर सबसे बॉटम में बात करें तो इस लिक्विड के कारण, लिक्विड कॉलम के कारण नीचे फोर्स कितना लग रहा होगा? तो ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा, दैट विल बी इक्वल टू mg। तो ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, जिसको कहेंगे हम लोग वेट। वेट इक्वल टू क्या लिखते हैं? mg, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास तो मैं निकाल ही चुका हूं, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो फोर्स इक्वल टू लिखेंगे बच्चों AHD और G से इसमें मल्टीप्लाई कर दे।
अब क्या करना है मुझे, किसी ये बॉटम पे मुझे प्रेशर निकालना है। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं क्या, AHD डिवाइडेड बाय एरिया की जगह पे एरिया मैं लिख दूं। बच्चों एरिया से एरिया क्रॉस आउट हो गया, P इक्वल टू हो गया HDG। प्रेशर इक्वल टू HDG। प्रेशर इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, ये इसको करेक्ट कर दूं मैं, AHD। प्रेशर इक्वल टू कितना हुआ, HDG। प्रेशर इक्वल टू HDG। ए तो क्रॉस आउट हो गया, तो HDG। अब आपसे पूछा जाए बच्चों, किसी लिक्विड के अंदर किसी खास पॉइंट पे प्रेशर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। किसी लिक्विड के अंदर किसी खास पॉइंट पे प्रेशर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो बच्चों डेप्थ ऑफ द लिक्विड कॉलम, जितना ज़्यादा डेप्थ होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, किसी लिक्विड का डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। और जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ पे निकालेंगे तो सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना पड़ेगा, और दूसरे प्लैनेट पे फिर जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो प्रेशर प्लैनेट चेंज होने से भी प्रेशर का वैल्यू चेंज हो सकता है, बिकॉज ये डिपेंड करता है जी पे। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेशर एट ए पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। अभी भी डिस्कस किया हम लोग, किसी लिक्विड के अंदर प्रेशर, किसी खास पॉइंट पे प्रेशर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो बच्चों P इक्वल टू अभी मैंने पढ़ा, किसी लिक्विड के अंदर खास पॉइंट पे P इक्वल टू क्या होता है, तो HDG होता है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ द लिक्विड। जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, किसी लिक्विड का डेंसिटी जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना कम होगा उतना ही प्रेशर कम लगेगा। यहाँ पे बच्चों H का मतलब आप समझ सकते हैं, H मतलब क्या है, डेप्थ है। डेप्थ ऑफ किसका, डेप्थ ऑफ लिक्विड है, डेप्थ ऑफ लिक्विड है। अगर D की बात करें, D क्या है, डेंसिटी है। जिस कंटेनर में, जिस लिक्विड में आप प्रेशर निकाल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है। और G क्या है बच्चों, G को जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं बच्चों, अगर किसी बॉडी को इक्वेटर से पोल पे ले जाया जाए तो उसका वेट बढ़ेगा या घटेगा। फिर से सुन लीजिए, किसी बॉडी को, मान लिया जाए किसी बॉडी को अगर मैं इक्वेटर से पोल पे ले जाता हूं तो उसका वेट बढ़ेगा या घटेगा। तो इक्वेटर पे जी का वैल्यू कम होता है और पोल पे जी का वैल्यू ज़्यादा होता है, इसलिए उसका वेट बढ़ेगा। सेम कंडीशन में आपसे पूछा जा सकता है, किसी कंटेनर के अंदर किसी सर्टेन पॉइंट पे प्रेशर इक्वेटर पे ज़्यादा होगा या पोल पे ज़्यादा होगा। तो आप देखेंगे प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है। जी का वैल्यू इक्वेटर पे कम होता है तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, और पोल पे जी का वैल्यू ज़्यादा होता है इसलिए प्रेशर भी पोल पे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बच्चों एक बार मैं पेज को स्क्रॉल कर देता हूँ, आप पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको नोट्स लिखने में आसानी हो। ये फर्स्ट पेज है, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ये सेकेंड पेज है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थर्ड पेज है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये नेक्स्ट, 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 ये लेने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी आप ले सकते हो, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, ये भी आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट।
और अल्टीमेट यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये सारे टॉपिक को एक एक करके मैंने डील किया और मुझे उम्मीद है जो आपको अच्छे से समझ आया भी होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।